आज हमारे साथ है राहुल दे। राहुल दे एक प्रोफेसर है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में वो अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। और आज उनके साथ हमारा बातचीत होगा असमानता को लेकर, इनइक्वालिटी को लेकर। हमें पता है कि दुनिया भर में अगर देखा जाए तो असमानता एक बहुत बड़ी पहलू के रूप में सामने उभर के आया है पिछले एटलीस्ट एक दशक को मद्देनजर रखा जाए तो। अगर हम देखें आंकड़ों के हिसाब से पूरे विश्व में जो 1% है उनके पास इतना संपत्ति है कि बाकी जो 95% है उनको अगर मिला लिया जाए पूरे वर्ल्ड का, उससे भी ज्यादा इस 1% के पास संपत्ति आज के दिन पे है। अगर जिसको बोला जाता है अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, यानी बहुत ही बहुत अमीर लोग, कौन है ये लोग? ये लोग वो है जिनके पास संपत्ति यूएस 100 मिलियन डॉलर से ऊपर है। 100 मिलियन US डॉलर से ऊपर जो लोग हैं उनका संख्या, ऐसे लोगों का संख्या पूरे विश्व में 1 लाख से ऊपर हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों के पास कितना धन और संपत्ति और पावर एकत्रित हो रहा है। और इसका एक रिफ्लेक्शन हम इंडिया में भी देख सकते हैं। और जब हम बोलते हैं इंडिया में भी देख सकते हैं, तब हमको ये जान लेना पड़ेगा कि इसके चलते आज हम एक इंडिया के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इन ए वे देयर आर टू इंडियाज टुडे। एक इंडिया वैसा जहां पे 70 लाख लोग करीब करीब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जैसे लोग जीते हैं वैसे जी रहे हैं। और दूसरी दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज के तरह तरीके का एक पॉवर्टी में जी रहे हैं। तो ये जो फासला और ये जो दूरी दो भारत के बीच में जब जितना बढ़ती जाएगी, उतना ही हम देख सकेंगे किस तरीके से एक नफरत की राजनीति, तमाम सारी चीजें होगी, ताकि हम इस विभाजन, ये जो रियल डिवाइड है, इसके बारे में बात ना करें। अगर हम हाल ही के कुछ आंकड़ों में भी देख लें तो फिर रीसेंट रिपोर्ट सजेस्ट की इस देश में कौन खरीद पा रहे हैं, जो बाजार में जाके सामान खरीद पाने लायक लोग, खर्चा करने लायक लोग, वो इस देश में लगभग बस 10% ही है। 90% लोगों के पास तो आमदनी ही नहीं है कि वो इस तरीके का खरीद कर पाए ताकि मार्केट में डिमांड बनी रहे। तो ये एक बहुत बड़ा सिचुएशन हमारे सामने आज है। हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में भी 1000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले लोगों का संख्या भारतवर्ष में 76% बढ़ा है। तो डेफिनेटली ये जो असमानता है वो आज बहुत बड़ी एक समस्या के रूप में हमारे सामने आया हुआ है। हालांकि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हो, सरकार हो, वो एक तरीके से देखा जाए तो शतुर्मुर्ग की तरह इस तरीके की चीजों को के ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहा है। लेकिन क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए सही है? क्या ये लोगों के लिए सही है? तो इन तमाम सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। हमारा पहला सवाल राहुल देश से यही होगा कि जब हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों का संपत्ति बहुत बढ़ रही है और एक बहुत बड़ा तबका है देश में, हम देख रहे हैं कि जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी चाइल्ड वेस्टिंग और मेल न्यूट्रिशन के आंकड़ों में हम लोगों का हालत काफी खस्ता होते जा रहा है। और उसमें ये बहुत ही विडंबना की बात है। लेकिन जब भी इस देश के राइट्स एक्टिविस्ट्स, जो भी डेमोक्रेटिक राइट एक्टिविस्ट्स, चाहे वो फूड सिक्योरिटी के मामले हो, सोशल सिक्योरिटी के मामले मामले में हो, हेल्थ या एजुकेशन राइट्स के मामले में हो, जब भी वो चाहते हैं कि ज्यादा स्पेंडिंग हो वेलफेयर स्कीम्स पे, तब एक ही हमको बात सुनने को मिलता है कि पैसा नहीं है खर्च करने लायक। क्या ये बात सही है कि हमारे पास सोशल स्पेंडिंग, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन ऐसे अहम मुद्दे को लेकर खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर क्यों ना हम ये पैसे जुटाएं विद ए मच मोर फेयर टैक्स सिस्टम? इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो धन्यवाद अनिर्बान आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए। तो मैं एक्चुअली काफ़ी इंडियन इकोनॉमी के लेके काम करता हूँ और डेटा एनालिसिस करता हूँ। तो आज मैं आपको अपना आंसर अपना एनालिसिस के बेसिस पे दूंगा और ये मेरा पर्सनल व्यूज़ है, इसलिए मेरे काम से ही आता है। जो आपने क्वेश्चन पूछा वो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में और थोड़ा मुश्किल है छोटा आंसर देना, क्योंकि इसमें इतने सारे अलग अलग इश्यूज है। पर आई थिंक आज क्योंकि तो मुझे लगा कि मैं फोकस करता हूँ एक दो चीज जो आई थिंक इतने लोग मीडिया में डिस्कस नहीं करते और लोगों को जानने की जरूरत है। तो पहली बात जो आपने बोला कि ये बात सही है और मैं एक्चुअली डेटा देख रहा था कि बहुत दिनों बहुत सालों से, अभी इमीडिएट भी नहीं पर पुराने सालों से भी, लास्ट 20 साल 30 साल ऑलमोस्ट, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट में जाता है वो घट रहा है। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अलग अलग कैटेगरीज से देख सकते हो। एक कैटेगरी है डेवलपमेंट वर्सेस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में ये सारा आता है जो आप बोल रहे हैं, वेलफेयर पॉलिसीज, एजुकेशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में भी दो कैटेगरी होते हैं, जो इकोनॉमिक सर्विस बोलते हैं और सोशल सर्विस।
ज्यादातर जो आप वेलफेयर स्कीम बोल रहे हैं वो सोशल सर्विस में आता है। इकोनॉमिक सर्विस में चीजें आती है, जैसे सब्सिडी, जैसे आपको लोन सब्सिडी या फिर छोटे बिजनेस को सब्सिडी, ऐसा मामला। और हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली सोशल सर्विसेज का एक्सपेंडिचर घटे जा रहा है, इकोनॉमिक सर्विसेज का हाई रहा है। तो पहली बात यह है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूस है। दूसरी बात है कि इसके लिए पैसे है या नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अलग अलग तरीके से पैसा मिलता है। तो एक में बड़ा एक डाल देता हूँ कि एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू रिसीट, जो कि टैक्स और अलग तरीके से उठाते हैं, और एक है कैपिटल, जो कि लोन अपने प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइज बेचने से, गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से पब्लिक से भी पैसे निकालती है, पीएफ से, ट्रेजरी बिल से। तो दो अलग होते हैं। ये कैपिटल अबाउट 50% है, तो मेरे ख्याल से वो एक अलग डिस्कशन है, जो उन मामले में एक्सपर्ट है वो बता पाएंगे। आज हम फोकस करते हैं जो टैक्स रेवेन्यू। तो अगर आपको मोटा मोटी ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हमारे पास ऐसे है या नहीं, इसका आंसर सब्जेक्टिव है। एक बेटर वे जो इकोनॉमिस्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको रेवेन्यू बढ़ाना है तो उसके लिए कॉस्ट क्या है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाना कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। एक और तरीका इसका बोलना चाहिए कि अगर मुझे 100 रुपए लगे 1000 रुपए उठाने के लिए, तो ये मुझे अकाउंट करना पड़ेगा। तो एक और तरीका ऑफ लुकिंग एट इट इज कि अलग अलग रेवेन्यू बढ़ाने का क्या एक्सपेंसेस है, और इसमें मुझे लगता है हम अलग अलग कैटेगरी में थोड़ा घुस के देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे जो आप बोल रहे हैं, लोगों को पता है टैक्स है इनकम टैक्स। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम इनकम टैक्स क्या बढ़ा सकते हैं, इनकम टैक्स में और रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। और इसका जनरल आंसर है हाँ। पर एक्चुअल आंसर इस इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इंडिया में इनकम डेटा मिलना बहुत मुश्किल है। इन प्रिंसिपल हमारे ऑलवेज फ्रॉम इंडिपेंडेंस, अभी कहीं नहीं, 10% से कम लोग इंडिया में इनकम टैक्स पे करते हैं। दो मेन रीजन इसका है कि हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं करते हैं और ज्यादातर इंडियंस एग्रीकल्चर में हैं। दूसरा, इंडिया में ज्यादातर बिजनेस, मतलब 95% से ज्यादा बिजनेस में 5 लोग से कम लोग एम्प्लॉय होते हैं। तो ये बिजनेसेस को जॉइंट बिजनेस या फैमिली बिजनेस बोलते हैं। तो इसमें जो लोग काम बिजनेस मैन है, उनका इनकम बहुत मुश्किल है डिटरमिन करना, क्योंकि उनका मिक्स्ड है, बिजनेस के साथ पर्सनल और बिजनेस दोनों मिक्स्ड है। और दूसरा है कि उनको फाइल नहीं करना पड़ता है इन इंडिया। ओनली कॉर्पोरेशन को फाइल करना होता है टैक्स अगर तुम्हारे 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो। तो ज्यादातर इनकम जो इंडिया में अर्न होता है उसका डेटा नहीं है, तो गवर्नमेंट के लिए काफी एक्सपेंसेस है टू सेट अप वेज ऑफ कलेक्टिंग दिस डेटा। तो ये आई थिंक वी हैव टू कीप इन माइंड कि कितना बढ़ा सकते हैं इनकम टैक्स। तो सिंपल है कि इनकम टैक्स बढ़ाओ जिन लोगों का इनकम पता है, जो सारे फॉर्मल सेक्टर में। तो इसमें है कि सारे हमारे कंपनीज में काम करते हैं, और या फिर सर्विसेज में काम करते हैं, या फिर गवर्नमेंट में करते हैं। इनका बढ़ाना टैक्स इजी है बिकॉज इनका इनकम है। तो अभी दो ऑप्शन है, एक है कि जो इनकम टैक्स लोग हैं उनका इनकम बढ़ाओ, या फिर और लोगों को इनकम नेट पे डालो। अभी जो मेरा थोड़ा अभी भी मतलब सिंपल लेवल एनालिसिस है कि हमारा इनकम का टैक्स अगर हम बढ़ाए तो, और हम इसके बाद ज्यादा बढ़ेंगे, हायर इनकम लोगों का टैक्स बढ़ा के बेनिफिट मच हायर है। जैसे जो लोगों का इनकम 15 लाख से कम है, उनका अगर टैक्स बढ़ाए भी ना, टोटल टैक्स ज्यादा नहीं बढ़ेगा, पर उनको बहुत कॉस्ट पड़ेगा बिकॉज ये लोगों के पास उनका एक्सपेंसिव हिट होएगा। तो टैक्स बढ़ना चाहिए हायर एंड ऑफ इनकम में। और हम बाद में आई थिंक आएंगे, क्योंकि इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन है। तो एक ये है, दूसरा है कि अभी इंडिया में जो जीएसटी सिस्टम है, काफी जीएसटी सिस्टम ट्राई करता है कि बिजनेसेस को टैक्स वहां से करे। तो इसका डेटा मेरे ख्याल से और थोड़ा देखना पड़ेगा कि ऐसा पॉसिबल है कि जो फैमिली बिजनेसेस, जॉइंट बिजनेसेस, जो इनकम है लोगों का, उसको टैक्स बढ़ा सकते हैं, जीएसटी कम हो सकता है, या फिर इन दोनों का मिक्स नहीं है। इसके बारे में मेरे ख्याल से और रिसर्च करना चाहिए। और जनरली जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाते हैं, उनका एक होता है इकोनॉमिस्ट जो रिसर्च करते हैं। पर मोटा मोटी देखा जाए तो हायर एंड ऑफ टैक्स और अ वे ऑफ एटलीस्ट जो बड़े बिजनेसेस है उनको टैक्स दिया जाए। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ये है सेक्टर्स में कि रियल एस्टेट, प्राइवेट एजुकेशन, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ये है मेरे ख्याल से सबसे बड़े जॉइंट फैमिली बिजनेसेस जो टैक्सेबल है, जिनका हाई लोगों को पता है कि ज्यादा प्रॉफिटेबल टैक्स नहीं होते। अदरवाइज बाकी इंडिया में बिजनेस इतने छोटे हैं कि उनको अगर ये इन्फॉर्मेशन निकल के टैक्स करे, उसका कॉस्ट मे बी हायर देन द बेनिफिट टू द गवर्नमेंट। ठीक, आपने जो कहा कि इसमें अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स को वहीं पे टारगेट करना चाहिए जहां पे हाई इनकम ब्रैकेट में जो लोग हैं। तो और हाई इनकम ब्रैकेट फॉर्मल उसमें जो एब्सोल्युटली ऊपर है, हम यहाँ पे मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो एक तबका है उनके पास इनकम भी काफी है, और वहां पे एफर्ट डालने से हम ज्यादा रेवेन्यू भी ले सकते हैं। इवन ए मिनिमल टैक्स ओवर देयर कैन जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू। दूसरा एक बात ये आता है राहुल, जहां पे इनकम के बगैर जो संपत्ति की बात होती है, एसेट्स की बात होती है, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं देश में, बड़े पूंजीपति हो, और उनकी जो पर्सनल संपत्ति है इनकम के बियॉन्ड, उसके ऊपर हम किस तरीके से टैक्स कर सकते हैं?
तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक सिंपल आंसर नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वो टैक्स कलेक्शन का फिलॉसफी क्या है। तो अगर आप देखें इनकम टैक्स डेटा इंडिया में, तो आपको पता चलेगा कि दो, हमें पता है कि बहुत लोगों का इनकम हाई है। एक्चुअली इनकम टैक्स डेटा में लोग अबव 1 करोड़ इनकम बहुत कम इंडियंस रिवील करते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने रिसेंटली लिखा हुआ है कि अगर आप नंबर देखें कितने 1 करोड़ के अबव इंडिया में टैक्स मांग रहे हैं, वो नंबर बहुत सिग्निफिकेंटली अंडरएस्टिमेटेड है। क्योंकि हमें भी पता है काफी लोग जो बहुत पब्लिक है, जैसे एंटरटेनमेंट, मूवी स्टार्स, हमें भी पता है इतना तो इन्फॉर्मेशन है, और इनमें भी काफी लोगों का नाम नहीं है। और अगर आप बिजनेसेस में देखेंगे, मोस्ट बिजनेसेस एक्चुअली पब्लिकली रिवील इन्फॉर्मेशन करते ही नहीं है। तो इट इज हाईली अंडर एस्टिमेटेड। तो इसका मेन रीजन ये है कि इंडिया में हायर लेवल इनकम के लोग का मनी इनकम के थ्रू नहीं आता। सो इनकम हम बोलते हैं वो चीज जो हम अर्न करते हैं। पर ज्यादातर बहुत रिच के साथ उनका पैसा अलग अलग चीजें में डिपॉजिटेड है, उसका डायरेक्ट इनकम नहीं है। तो जैसे इट कुड बी कि लैंड में इन्वेस्टेड है, इट कुड बी कि बिजनेस में इन्वेस्टेड है, इट कुड बी कि फाइनेंशियल एसेट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। और इट कुड ऑल्सो बी, और ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो बिजनेस फैमिली बिजनेस है, उसमें काफी इनकम कैन बी शोन एज इनकम ऑफ द बिजनेस, नॉट इनकम ऑफ द पर्सन। तो एक्चुअली हायर एंड इनकम में उनका प्रोपोर्शन ऑफ इनकम बहुत कम है। ज्यादातर पैसा एक्चुअली इज इन एसेट्स, जैसे घर है, लैंड है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल एसेट्स है। और इनका अभी इंडिया में टैक्स रूल्स अलग है फॉर ईच ऑफ दिस आइटम्स। तो इसलिए एक तो ये है कि इसमें से कौन से आइटम में चेंज हो सकता है, ये भी एक कॉन्वर्सेशन करते हैं। एक और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि इंडिया में अगर आप टैक्स देखें तो डायरेक्ट टैक्स में दो मेन कंपोनेंट है। डायरेक्ट टैक्स जिसमें इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स ये आता है, और कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि ऑल कंपनीज जिनमें 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो, दे हैव टू रजिस्टर एज मैन्युफैक्चरर, और उनको कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है। कॉर्पोरेट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये भी एक और अलग कॉन्वर्सेशन है, मैं बस अभी रखता हूँ, मे बी आप फ्यूचर में और बात कर सकते हैं कि इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स काफी लो है इन कंपैरिजन टू पहले हिस्ट्री में क्या था। तो हम 90 से ही देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स नीचे जा रहा है अभी लास्ट 10-15 ईयर्स में, स्पेशली फॉर कुछ कॉर्पोरेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा बड़ा सब्सिडीज मिला है, 5 ईयर्स टैक्स हॉलिडे, 10 ईयर्स टैक्स हॉलिडे। और इसका रैशनल दिया गया है कि ये डेवलप नहीं कर पाएंगे, ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये ग्लोबली कंपिटेटिव नहीं बन पाएंगे अगर उनको नहीं मिले सब्सिडी। और इसमें कुछ सच है, क्योंकि अगर हम सारे बड़े कंट्रीज देखें, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, उन सब ने सब्सिडाइज किया हुआ है कॉर्पोरेट टैक्सेस। पर इंडिया में अगर आप क्लोजली देखेंगे, ये कॉर्पोरेट टैक्स परफॉर्मेंस से लिंक नहीं है। तो ये नहीं है कि हम आपका कॉर्पोरेशन टैक्स 5 साल काटेंगे और फिर यू हैव टू शो, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करते। तो मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट टैक्स सब्सिडाइज है, और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अगर कंपनीज कॉर्पोरेट टैक्स सब्सिडी अपने बेनिफिट के लिए यूज करे, इकोनॉमिकली नहीं, तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि इन कंपनीज को फिर दे शुड पे हायर टैक्सेस। जो कंपनी डायरेक्टली ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट पे कंट्रीब्यूट कर रहे, या फिर ग्लोबली कम्पिटिटिव है और रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, उनको सब्सिडी मिलना मेक्स इकोनॉमिक रैशनल। तो मेरे ख्याल से एक कॉर्पोरेट टैक्स में भी ये है वीकनेस हमारे टैक्स रूल्स में। ठीक। आप देख या नहीं, आपने ये बात सही कहा कि जब हम देखते हैं कि ऑफ कोर्स जब कॉम्प्लिकेशंस की बात होती है, तो हमें पता है कि जब इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी को उठा के देख लें, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, इट्स नॉट दैट इट्स अ वेरी इजी थिंग। तो हम देखते हैं कि कई लेवल्स पे इसका कैलकुलेशंस की जाती हैं। और बोला तो गया था ये सिंप्लीफाइड है, लेकिन इसका कैलकुलेशन उतना आसान नहीं है। जब हम, जैसे आपने कहा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का जो संपत्ति की बात होती है, तो वो अलग अलग तरीके से वो संपत्ति रहती है। कुछ स्टॉक्स में रहती है, कुछ एसेट्स में रहती है, और उसको ऊपर टैक्स लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम जीएसटी जैसे कॉम्प्लिकेटेड एक टैक्स कर पाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, तो शायद हम एटलीस्ट इनमें से कुछ एसेट्स को टैक्स के दायरे में अगर कोशिश की जाए तो शायद लाया जा सकता है। जैसे कि आपने कहा कि वो एकदम जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से उन्हीं के एसेट्स के ऊपर वो कैलकुलेशन शायद अगर हो, रियल एस्टेट में हो या फिर स्टॉक्स में हो, तो शायद उसको टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। दूसरा, आपने बहुत एक अहम बात कही कि कॉर्पोरेट टैक्स की बात। तो उसमें जैसे आपने कहा कि इस देश में भी हमने हाल ही में देखा है कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की गई, इस उम्मीद से कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और देश में रोजगार बढ़ेगी। लेकिन हम वही देखते हैं कि कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को फिर बोलना पड़ता है कि हमने तो टैक्स रिबेट दिया, लेकिन आप क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बात जैसे आपने सही कहा कि उभर के आती है कि क्या कॉर्पोरेट टैक्स से एक्चुअली वो नतीजा निकल पा रहा है, या फिर उससे सिर्फ कुछ लोगों को फायदा ही पहुंच रहा है, उनका प्रॉफिट्स बढ़ रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ रहा है। तो ये एक मुझे लगता है अहम बात है, क्योंकि हाल ही में हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स एक्चुअली इनकम टैक्स से भी कम होते दिख रही है। एक और हमारा ये सवाल था राहुल आपसे, कि जनरली एक नोशन ये है, मतलब हम देख रहे हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में ही असमानता एक मुद्दा बन के उभरा है, खास करके पैंडेमिक के बाद।
क्योंकि ये काफी जारिंग तरीके से ये सामने आया है, काफी ब्रेजन तरीके से सामने आया है, जिसको और छुपाया नहीं जा सकता। और एक तरीके से जैसे आप बोल रहे हैं कि 90s के बाद से कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ है, क्योंकि एक एक चीज जो बार बार बोला जाता है कि ट्रिकल डाउन होगा, तो वो तमाम सारी चीजें धीरे धीरे थोड़ा डिस्प्रूव होते हुए दिख रहा है, शायद थोड़ा उसके बारे में डिसोल्यूशन भी दिख रहा है। तो ये जो पूरे वर्ल्ड में अभी असमानता को लेकर बात हो रही है, ऐसे कई देश हैं जहां पे एक्चुअली वेल्थ टैक्स इंप्लीमेंटेड भी हुए हैं, खास करके पैंडेमिक के बाद। और इसके बारे में चर्चा भी बढ़ी है कि क्या हमको वेल्थ टैक्स लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, किस तरीके का वेल्थ टैक्स होनी चाहिए, क्या कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ानी चाहिए, जो सारी चीजों के बारे में हम आज इधर बात कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं, ये भी देखते हैं कि चाहे वो वर्ल्ड में हो, वर्ल्ड में टैक्स नेगोशिएशंस में हो, या फिर हमारे इंटरनल इसमें हो, हमारे देश में इस तरीके के वेल्थ टैक्स या असमानता के बारे में बातचीत पॉलिटिकल सर्कल्स में कम होती है। तो एक नोशन जो मास साइकी में भी शायद हम देखते हैं, वो मतलब हम आए दिन इससे जूझते हैं कि एक आम साइकी में भी, इवन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में भी एक नोशन है कि वेल्थ टैक्स के ऊपर टैक्स करना इज अनफेयर, या फिर टैक्सेशन ऑफ दिस नेचर इज अनफेयर, क्योंकि ये लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी है, तो हम उसको क्यों उसको टैक्स देना पड़े। तो there is this notion which is common particularly in the privileged sections, that we have earned this money and why should we pay tax. So what is the importance, how do we understand the idea of tax in a country as citizens? तो ये एक्चुअली टैक्स, ये आई मीन मैं बहुत खुश हूँ कि हम ऐसा कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स बहुत इमोटिव शब्द है। तो जो भी टैक्स पे करता है उनको ऑफ कोर्स एक सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, चाहे ये रिच हो या पुअर। तो हर पर्सन को लगता है कि अगर टैक्स दे रहे हैं, सैक्रिफाइस करें, कुछ तो दिखना चाहिए। तो बिकॉज इतना इमोटिव है, अगर इतना सिंपली हम पुट करें कि टैक्स बढ़ना चाहिए नहीं, ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं बढ़ना चाहिए, and वो एग्जाम्पल देंगे हमारे ये, हम नहीं देख पा रहे बेनिफिट। पर ये आपने बहुत अच्छी तरीके से पूछा कि फिलोसफी क्या होना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक है वेल्थ टैक्स का रीजन कि इन हमारा कंट्री इतना अनइक्वल है कि उसमें से बहुत छोटा परसेंटेज है जो एक्चुअली वेल्थ पास ऑन कर रहे हैं। तो बहुत ही कम लोग एक्चुअली बेनिफिट कर रहे हैं इससे, ये आई थिंक एक्सटेंड लोगों को पता नहीं है। उसके अंदर छोटा परसेंट में, बहुत ही छोटा परसेंट के पास इतना ज्यादा वेल्थ है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों के पास वेल्थ है, वो अपने मे भी नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो उन लोगों को लगता है कि मैं हमने हार्ड अर्न किया है, क्यों पास करें। पर ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि एक छोटा परसेंट के पास इतना बड़ा वेल्थ है कि उसको टैक्स करके भी दे कैन पास ऑन इनफ टू द नेक्स्ट जनरेशन। और इट्स अ स्मॉल, लाइक अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो अगर 0.001% होएगा, पर उसके इतना बड़ा वेल्थ है कि वो वेल्थ इज मोर देन 90% ऑफ पॉपुलेशन पुट टुगेदर। सो एक्चुअली उसका टैक्स बहुत हाई होएगा। तो एक जनरली फिलोसफी है कि अगर जो बहुत वेल्थी है उनका, अगर वेल्थ इज बिंग यूज प्रोडक्टिवली, कि वो किसी तरीके से वापस डाल रहे हैं, ये हो सकता है इन अपने कंपनीज में, या काफी वेल्थी लोग हम अराउंड द वर्ल्ड हमने देखा है जो अलग अलग सोशल स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो काइंड ऑफ वेल्थ शुड बी एनकरेज्ड। क्योंकि लॉट ऑफ पीपल हमने देखा हुआ है, इंडिया में भी देखा हुआ है, बाहर भी, कि वो बहुत वेल्थी, दे वांट टू गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी। दूसरा है कि एक पार्ट ऑफ वेल्थ है जो मे बी कैन बी जस्टिफाइड नेक्स्ट जनरेशन को चाहिए। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, पर फिलोसॉफिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम एक्सपेक्ट करते सेम रहेगा। तो जो बहुत वेल्थी है वो नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट लिव पुअर। बट हैविंग सेड दैट, बहुत सारा वेल्थ इन इंडिया है इन अनप्रोडक्टिव स्टेट। और वो वेल्थ का मेन फिलोसफी ऑफ टैक्सिंग है कि दैट वेल्थ का टैक्स जो आएगा उसका बेनिफिट विल बी मच मोर देन वो वेल्थ फॉर्म में, मे बी नॉट टू दैट इंडिविजुअल बट टू लार्जर सोसाइटी। दैट्स द फिलोसफी बिहाइंड इट। सो जैसे अगर किसी के पास 100 करोड़ वेल्थ हो, अगर वो 100 करोड़ वेल्थ को किसी तरह से टैक्स करके हम वो स्पेंड करते हैं, उसका बेनिफिट विल बी फार मोर देन द कॉस्ट, द बेनिफिट दैट इंडिविजुअल इज गिविंग अप। बट राइट। इसका दूसरा साइड में हमें पता है कि पॉलिटिकली वेल्दी पीपल आर पावरफुल, सो पॉलिटिकली टैक्सिंग इज डिफिकल्ट। सो एक अच्छा गवर्नमेंट हैज टू फाइंड अ वे ऑफ मेकिंग दिस टैक्स विदाउट कॉजिंग, विदाउट हैविंग पॉलिटिकल बैकलैश। तो मेरे ख्याल से इन इंडिया पर्टिकुलरली आई थिंक दो तरीके हैं जो वेल्थ टैक्स बढ़ा सकते हैं। तो हमें पता है कि काफी वेल्थ इंडिया में ब्लैक मनी में है। ब्लैक मनी का ओनली दो तरीके हैं हमें, लो कॉस्ट। एक है कि काफी गवर्नमेंट्स, नॉट इन इंडिया, बाहर भी किया हुआ है, वो स्कीम करते हैं, अगर लोग अपना ब्लैक मनी रिवील करें तो वो पार्डन करके मिनिमम टैक्स करते हैं, जो फिलोसॉफिकली अनफेयर है, बट इट्स अ वे ऑफ लो कॉस्ट वे ऑफ गेटिंग पीपल टू रिवील वेल्थ। दूसरा तरीका है, यू स्पेंड मच मोर इन सेटिंग अप ऑडिटिंग एंड मेक योर इंटरनल रेवेन्यू एजेंसी डायरेक्टली टारगेट हाई वेल्थ पीपल। बट दिस इज क्वाइट, ये बहुत पॉलिटिकल मनूवर है, तो इसका बहुत मुश्किल है बाहर से बोलना। दूसरा तरीका है कि कुछ हमें पता है वेल्थ के सोर्सेज, उनको टैक्स करना है। तो मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये, बिकॉज ये टैक्स में न्यूज में था, बात करना चाहिए कि इंडिया में कैपिटल गेन्स टैक्स बहुत कम है। कैपिटल गेन्स टैक्स मतलब आप कुछ भी फाइनेंशियल एसेट, शेयर, स्टॉक, डिबेंचर, लैंड, कुछ भी खरीदे, जब आप बेचेंगे उस पर जो प्रॉफिट बनेगा, उस वो आपका इनकम है, तो उस पर टैक्स देना।
अभी इंडिया में 20%, अगर शॉर्ट टर्म में 20% है, लॉन्ग टर्म में 10% है, काफी लोगों ने इस पे क्रिटिसाइज किया है। पर अगर आप देखा जाए, इनकम अगर आपका 15 लाख से ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा है, तो आप 30% इनकम में टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से इकोनॉमिकली इलॉजिकल है कि कैपिटल गेन्स में टैक्स कम है, इनकम में टैक्स ज्यादा है, क्योंकि कैपिटल गेन्स आर नॉट लेबर इनकम, राइट? आपने इनकम मिला है बिकॉज आपने इन्वेस्ट किया है। इनकम आपने काम करके किया है, अब आप ज्यादा पैसे अपने मेहनत पे दे रहे हैं देन आपने जो प्रॉफिट में अर्न किया है। ये मेरे ख्याल से अनफेयर सिस्टम है। तो मेरे ख्याल से और इक्विवेलेंस आना चाहिए। अब एक आर्गुमेंट लोग देते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम है, तो दिस एनकरेजेस इन्वेस्टर्स, जो कि आर्गुमेंट सही है। इंडिया में सेविंग्स इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, ज्यादातर लोग गोल्ड या अलग अलग चीजें करते हैं, स्टॉक मार्केट में नहीं करते। पर इसमें भी आप रूल बना सकते हैं जो आइडेंटिफाई करे जिनका ओवर अ सर्टन अमाउंट कैपिटल गेन बनता है, जस्ट लाइक हाई नेट वर्थ इनकम, उनका कैपिटल गेन टैक्स शुड बी हायर मेरे ख्याल से, क्योंकि सेम रीजन है, ये उनका वेल्थ है, वन वे ऑफ टैक्सिंग। ट्रू दूसरा ट्रू। इसमें मेरे ख्याल से गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस टैक्स इज द अदर प्लेस जहां पे काफी इंप्रूव हो सकता है। अभी इंडिया में गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस टैक्स बहुत लो है, सेकेंडली पूरा रिवील पे है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू रिवील इट, इट इज कॉस्टली फॉर गवर्नमेंट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीबडी, बट हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड। और वहां पे गिफ्ट इज वेन यू, काफी बार वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स से बचने के लिए लोग गिफ्ट कर देते हैं अपना एसेट टू देयर ओन फैमिली और अदर पीपल नो। अभी इंडिया में सच कोई प्रॉपर टैक्स नहीं है, वो भी बहुत स्पेसिफिक चीजें में वो बिल्ड हो सकता है। दूसरा इनहेरिटेंस टैक्स की अगले जनरेशन को कितना पास किया, उसमें भी कर सकता है। द ओनली आई थिंक एक ट्रिकी कैवियट है कि काफी सारा इनहेरिटेंस लैंड के हिसाब से है। इंडिया में अभी लैंड वैल्यूएशन रूल्स बहुत बैकडेटेड है। लैंड वैल्यूएशन रूल्स मतलब जैसे हमने ये लैंड खरीदा जैसे 50 साल पहले, उसका वैल्यू ऑफिशियली वो वैल्यू है। आज उसका असली वैल्यू क्या है, इसका कोई अच्छा तरीका नहीं बनाया है कलेक्ट करने का। और इसमें मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक सर्विस इन द गवर्नमेंट कैन डू मोर वर्क, कि हम कैसे वैल्यू करें, इसका असली वैल्यू क्या है, इसमें कितना इनहेरिटेंस टैक्स पे करना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एक लैंड जो 1 करोड़ में बाई किया 50 साल से, टुडे उसका वैल्यू 100 करोड़ भी हो सकता है, पर ऑन पेपर इट माइट बी 10 करोड़, 15 करोड़, बहुत कम। तो ये दो इजियर सिस्टम है मेरे ख्याल से वेल्थ टैक्स बढ़ाना, क्योंकि वेल्थ टैक्स बढ़ाना थोड़ा पॉलिटिकल है। पावरफुल लोगों को आप टैक्स कर रहे हो, उसका बैकलैश है। और दूसरा, इंडिया में बहुत तरीके हैं पैसे छुपाने का। तो I think philosophically, to get more buy-in from the wealthy and to find ways which is less costly for the government to collect makes more sense in the short term. Long term, though, other ways can be found to be more effective wealth tax, essentially on these two things, which is land and what's blackmail. आई थिंक यू हैव सेड सर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव पुट फोर्थ। और आप सही है कि हाल ही में एक सर्वे में भी हम देख रहे हैं कि एक ग्लोबल सर्वे में भी ये पता चलता है कि 10 में से 8 लोगों को ये लगता है आज के दिन पे कि जो अमीर है उनका इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिटिक्स इतना ज्यादा है, काफी ज्यादा है, और जिसके चलते भी इनइक्वालिटी में बढ़ोतरी हमको दिख रहा है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स के ऊपर उनका कंट्रोल इतना ज्यादा है वर्ल्ड में। 10 में से 8 लोगों को अगर ऐसा लगता है तो मतलब ये काफी दर्शाता है कि किस तरीके का एक सिचुएशन अभी है, और क्यों इस तरीके के जो जब भी वेल्थ टैक्स की बात होती है तब इतना ऑपोजिशन क्यों आती है, क्योंकि ये एक पावरफुल लॉबी है जो नहीं चाहता है कि इस दिशा में बात बढ़े। जबकि जो आपने भी कहा जबकि ये बात अगर हम देख लें कि सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की अगर हम बात कर लें, अगर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर हम देखते हैं कि 1000 वैसे लोग हैं जिनके पास 1000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है, तो अगर हम 1000 2000 5000 लोगों की बात करें तो उनका लैंड, उनका एसेट्स, इसका कैलकुलेशन एक्चुअली इज simpler than actually calculating things across crores of people. But we are willing to do that exercise of a very difficult exercise of indirect taxes, which is paid by crores of people. But we are not willing to, as you said, the land valuation of maybe 1,000, 2,000 or 5,000 people. जिनका संपत्ति काफी ज्यादा है। आई मीन वी नो दैट कि इवन विद इन द टॉप 10% और 5% में भी इस देश का इट इज द टॉप 0,001% और बाकियों का बीच का फासला काफी ज्यादा है। तो अगर हम एकदम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करें देन इट इज a matter of what kind of complicated calculation are we willing to do or Yeah. what kind of complicated calculations we are not willing to do. So this I think is a very important aspect. And जो आप इनहेरिटेंस टैक्स की भी जो बात की, हमें पता है कि कई सारे देश हैं, चाहे वो जापान हो, फ्रांस हो, वहाँ पे काफी हाई इनहेरिटेंस टैक्स है। और जब हम इसके बारे में बात जब कर रहे हैं, चाहे वो वेल्थ टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स की, ये बहुत ही अजूबा एक चीज नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और जो भी अब दूसरे भी जो बात की है कि जब हम शेयर्स की बात कर रहे हैं, हम आम इंसान की बात नहीं कर रहे हैं जो छोटे मोटे कुछ शायद 10 12 15 शेयर्स खरीद रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो लाखों करोड़ों के शेयर्स में बात कर रहे हैं, विच इज अगेन द हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। तो आई थिंक वहां पे कैपिटल गेन्स टैक्स की बात और ये तमाम सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो आपने वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तमाम सारी चीजों के बारे में जो आपने बात की, लैंड वैल्यूएशन, तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट आई थिंक इश्यूज। और दूसरा जो बात हमें ये लगता है कि कई बार लोग ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो बड़े पूंजीपति हैं ये भी तो बहुत हार्ड वर्क करके ये कर रहे हैं, डेफिनेटली, बट आई थिंक समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि उनका बिजनेस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज विद आवर टैक्स पेयर्स मनी द इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट। तो उनका लॉरी जिस रास्ते से जा रही है वो सड़क किसके खर्चे से बन रहा है यार, उनका कोयला जिस रेलवे से जा रहा है उनका पटरी किसके खर्चे से बन रहा है। तो आई थिंक दोज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल, अगर इफ यू वांट टू से फ्यू थिंग्स अबाउट दैट। तो एक मैं अच्छा अनिर्बान, मैं एक एनेक्डोटल देता हूँ, आई थिंक काफी हेल्प करेगा लिसनर को। हम काफी लोग बोलते हैं ना कि बिजनेसमैन क्यों देंगे। अब मैं काफी इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ता हूँ और एक बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है जो लोगों को जाके ढूंढना चाहिए, गूगल में मिलता है, उसका नाम है बॉम्बे प्लान। वो निकला था 1942 में। और ये बॉम्बे प्लान सबसे बड़े बिजनेसमैन इन इंडिया जो है टाटा, बिरला, श्रीराम, सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने एक डॉक्यूमेंट लिखा जो गवर्नमेंट को भेजा, बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे इंडिया के ग्रोथ के लिए। तो ऐसा है कि आप देखिए कांग्रेस फंडिंग फ्रीडम स्ट्रगल में बिजनेसेस आगे आके सपोर्ट किया है। तो ऐसा सिविक सेंस, इकोनॉमी इंप्रूव है था हमारे कंट्री में, सोसाइटी में। इसको वापस टैप करना जरूरी है और नेक्स्ट जनरेशन को पता होना चाहिए, क्योंकि एक तरीका है कि आप फोर्स करके निकालो, एक और तरीका है कि अगर है कल्चर इन इंडिया उसको रीटैप करो। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि बड़े बिजनेसेस वुड नॉट वांट टू इंप्रूव द कंट्री। हमने देखा हुआ है पास में। अभी बदल गया है पब्लिक ओपिनियन अराउंड इट। आई थिंक ये वापस हिस्ट्री देखना विल हेल्प, आई थिंक, लोगों को रिमेम्बरिंग कि आपका हमारा देश काफी बिल्ड ही हुआ था इन वेरी डिफिकल्ट टाइम, बिकॉज अलग अलग लोग आके कंट्रीब्यूट किया था, सैक्रिफाइस किया था। राइट। और जबकि अभी हम एक ऐसा सिचुएशन देख रहे हैं जहां पे जो सर्वे से भी पता चलता है कि शायद पॉलिटिकल क्लास और जो एक कुछ जो चुने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देयर इज ए रिलेशनशिप ऑफ रेसिप्रोसिटी, और आम इंसान को उससे फायदा नहीं हो रहा है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जब हम बॉम्बे में अंबानी जी के घर के नीचे से जा रहे थे तो हमारे टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि ये तो नसीब की बात है। So we went into a conversation about this, that is that naseeb or is it something else? Is that only sheer luck, or there is a many ways that advantages are given, which the advantages a common person does not get, that a big corporate gets. So I think we have covered a fair share of ground. Just one last question from to be posed to you. As you yourself said, there is एक कई तमाम सारी चीजों का शायद इकट्ठा करके अगर देखा जाए तो शायद हम वो रेवेन्यू रेज कर सकते हैं, कुछ कैपिटल गेन से, कुछ वेल्थ से, कुछ इनहेरिटेंस से, कुछ सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के ऊपर ही लागू करते हुए, कुछ कॉर्पोरेट टैक्स से। तो डू यू थिंक दैट वी विल बी एबल टू सब्सटेंशियली रेज हमारा जो खर्चा हेल्थ में हो, एजुकेशन हो, इन तमाम सारी चीजों के ऊपर हम खर्चा कर, इज दैट गुड फॉर द इकोनॉमी? डू यू थिंक दैट दिस काइंड ऑफ ए मॉडल शुड बी समथिंग जो हम इस देश में देखना चाहेंगे? तो एक्चुअली ये बहुत अच्छा सिस्टम होएगा अगर गवर्नमेंट देमसेल्फ प्रेजेंट कि हमने ये पैसे यहाँ से निकाला है, यहाँ ये एलोकेट किया है। एक्चुअली ये काम लोगों को करना पड़ता है, ऐसे करके डेटा प्रेजेंट नहीं किया जाता। द चैलेंज मेरे ख्याल से है कि अगर रेवेन्यू भी बढ़ा, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट, बाय द वे, अगर आप डेटा देखेंगे तो हमारा रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है लास्ट 15 साल से। और मेन रीजन है कि हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रहा है। अब ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू अगर नहीं जा रहा इकोनॉमिक सोशल सर्विसेज में तो इंक्रीज करने का वैल्यू ही नहीं हुआ। हम्म। तो ये एक चीज मेरे ख्याल से क्लोजली मॉनिटर भी करना चाहिए, और गवर्नमेंट शुड प्रेजेंट आल्सो एंड अदर्स हु आर स्टडीइंग शुड, कि ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू कहाँ जा रहा है। क्योंकि अभी राइट। जो हम देख रहे हैं ये नहीं जा रहा हेल्थ एजुकेशन। इनफैक्ट इसमें बहुत लोगों ने काम किया है। हम अगर देख रहे हैं एजुकेशन हेल्थ ज्यादातर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड दिस, इंस्टेड हम सब्सिडाइज करके प्राइवेट पार्टी से करेंगे। तो जैसे हेल्थ में एक अभी आयुष्मान भारत स्कीम है जो इंश्योरेंस देता है। स्कीम में बहुत अच्छी चीजें हैं, पर एसेंशियली गवर्नमेंट कह रहे हैं हम पब्लिक हॉस्पिटल इंप्रूव नहीं करेंगे, आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए। हायर एजुकेशन में ये हो रहा है, प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज का फंडिंग कट जा रहा है। हमें पता है साइंस रिसर्च स्कॉलरशिप्स, पीएचडी स्कॉलरशिप्स कट हो गया है। गवर्नमेंट बोल रही है जाओ प्राइवेट यूनिवर्सिटी पढ़ो, हम आपको हेल्प करेंगे। तो ये अब जो ट्रेंड है कि इंक्रीज रेवेन्यू भी हेल्थ एजुकेशन में नहीं जा रहा, वो कहीं और चले जा रहा है। तो ये का मतलब है कि रेवेन्यू बढ़ाना विल नॉट सॉल्व द सिचुएशन। इट आल्सो हैज टू बी पॉलिटिकली हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेंडिचर। अभी हम एक फिलोसॉफिकल शिफ्ट देख रहे हैं इंडिया में, नहीं बाय द वे, ये बहुत जगह में है, पर इंडिया में बहुत स्ट्रांगली लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स देख रहे हैं कि मोर एंड मोर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। हम्म। इवन लाइक रेलवेज में ऑन टॉप में हेड इमीडिएटली सोच पर काफी जैसे चीजें जो 90s में पब्लिक था अभी प्राइवेटाइज हो रहा है। तो ये एक अलग चीज हो रहा है रेवेन्यू कलेक्शन से, जो कि मेरे ख्याल से और क्लोजली देखना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अलग ज्यादा रेवेन्यू डज नॉट नेसेसरली मीन कि इंक्रीज स्पेंडिंग होएगा। I completely agree. I think that is a very important part that you brought forth. Because I think we'll have to see how to raise revenue. That is one part, but how are we allocating it is equally important.
अगर हम जैसे आपने कहा कि if the revenue is being used in giving subsidy to huge companies which are हम्म, not necessarily investing back in the economy, तो क्या जो रेवेन्यू हो रहा है वो सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने में किया जा रहा है, एंड व्हाई शुड दैट नॉट बी स्पेंट ऑन पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन, जहां जहां एक्चुअली वी नो दैट कि द डिफरेंस बिटवीन ए पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर ऑफन बिकम्स अ डिफरेंस बिटवीन द चॉइस ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर ए लार्ज पोर्शन ऑफ आवर सोसाइटी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक हमारे प्रोफेसर प्रभात पटनायक जी भी ये कह रहे थे कि कुछ लोग बोलते हैं कि अब आप जाके देखिए मैक्स हॉस्पिटल में भी आपको पुअर लोग दिख, आई मीन गरीब जनता दिख जाएगी। तो ही वाज सेइंग दैट कि यू नीड टू आस्क ए क्वेश्चन दैट कि वो वहां पे क्यों है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट दोज फैमिलीज आर गिविंग अप ऑन to access that kind of a healthcare, which that family would not have had to do अगर वो public healthcare accessible और quality public healthcare होती। और I think those kinds of spendings need to be more than just subsidizing private healthcare and all of that. So I think allocation and generation of revenue, as you said, are both equally important. And I think that is what the vision of the constitution also was. हम्म, हमारा संविधान इस बात के ऊपर बहुत स्ट्रेस करती थी, काफी इंपॉर्टेंस देती थी कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसा हो, संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट ना रहे। और डायरेक्टिव पॉलिसीज में भी यही कहा गया था कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि ये ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। जबकि हम हाल ही के दिन में यही देख रहे हैं कि पॉलिसीज ठीक उल्टा दिशा में काम कर रहे हैं कि इट इज कंसंट्रेटिंग वेल्थ, प्राइवेटाइजिंग पब्लिक सेक्टर, एंड एंड डिनाइंग अ लॉट ऑफ राइट्स एंड सर्विसेज टू द ऑर्डिनरी पीपल। तो थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करेंगे कि इस तरीके की बातचीत जारी रहे। आज भी कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिसके बारे में शायद आप ज्यादा बात करना चाहते थे, हो सकता है कि हम अगले एपिसोड में इसके बारे में बात रखें। थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू अनिर्बान फॉर हैविंग मी।